हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बिहार एस्टेट की तैयारी तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार एस्टेट के बारे में जब पेपर चल रहे थे ना टियर 2 के, तभी मैंने बिहार एस्टेट की तैयारी को शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि अभी मत कराइए सर, जब पेपर आ जाएंगे तब कराना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों की जो क्लासें हैं वो अब मतलब कि फिर से दोबारा से स्टार्ट की हुई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने बिहार एस्टेट में एमसीक्यू जो क्लास हैं वो आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 10 क्लासें मैंने ऑलरेडी करा दी हैं। 10 क्लासें मतलब कि हम लोगों के 8 टॉपिक हम लोगों ने पहले ही करा दिए हैं आप लोगों के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको कर देखिए, क्योंकि मैंने अभी कराए हैं 2-4-5 दिनों पहले। मैंने ये 8 टॉपिकों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैंने कराए हुए हैं। लेकिन वहां पर एक बात आई कि कुछ बच्चों ने कहा है कि कॉन्सेप्ट भी सर बताते चलिए, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते चलिए। तो मैंने सोचा है कि कॉन्सेप्ट वहां से बताने से बेटर है कि हम अलग से आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लास भी अलग से बताएंगे। अलग से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलग से एमसीक्यू सेशन अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहां पर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू बेस्ड मतलब कि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो पहला टॉपिक है बिहार एस्टेट में, जो पहला टॉपिक आप लोगों का है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये आप लोगों का टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पार्ट 2 कर लिए हैं और ये हम लोगों का तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वहां पर अगर हम लोग क्लास नंबर 2 की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों ने जो क्लास की हुई हैं तो वहां पर हम लोगों ने अवधारणाएं जो होती हैं कि पूंजीवादी अवधारणा क्या होती है, मुद्रा मापी अवधारणा क्या होती है, तो वहां पर हम लोगों ने ये कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जो 6 हम लोगों ने अवधारणाएं कर ली थी, 6 जो अवधारणाएं को कर लिया था, उनके बाद की जो अवधारणाएं होती हैं उनको भी मुझे आप लोगों को कराना है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं और वहां से जो है, क्योंकि अवधारणाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के अवधारणाओं से जरूर पूछे जाएंगे। और ये क्लास नंबर जो है वो हम लोगों की 3 रहने वाली है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, पहले आप लोग क्लास देख लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो अवधारणाएं हैं वहां पर तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को लिख कर बताया था, तो इससे हम लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा जा रहा था। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने आप लोगों के लिए ये जो है आप लोगों के लिए बना दिया है पीपीटी। मतलब कि एक हम लोगों ने पीपीटी बना दी है, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा, मुझे आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। पहली जो हम लोगों की यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं या फिर अवधारणाएं या फिर सिद्धांत, ये एक ही बात है। इनको हम लोग एक ही बात में समझ सकते हैं कि बेसिक एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट हैं और प्रिंसिपल्स हैं ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हम लोगों का, ये बातें हो सकता है मैंने आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताए हुए हैं, लेकिन हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि लेखांकन अवधि अवधारणा। अब लेखांकन अवधि अवधारणा जब मैंने प्रैक्टिस कराई थी तब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे प्रैक्टिस में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप लोगों को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होता है। लेखांकन अवधि अवधारणा का मतलब होता है यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर यह बात कही गई है कि यह अवधि व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अवधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। लेखांकन में जो अवधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है हम लोगों की कैलेंडर वर्ष, एक होती है हम लोगों की कैलेंडर वर्ष और एक होती है हम लोगों की वित्तीय वर्ष। एक होती है कैलेंडर वर्ष और एक होती है हम लोगों की वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष कब से कब तक शुरू होती है, तो ये 1 जनवरी को शुरू होती है और 12 महीने मतलब कि इसके 31 दिसंबर को 12 महीने होते हैं, तो ये 31 दिसंबर को एंड होती है। दूसरी जो बात करते हैं, दूसरी है वित्तीय अवधि, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। वो जो शुरू होती है तो वो 1 अप्रैल को शुरू होती है और वो 31 मार्च को
हम लोगों की एंड होती है तो ये हम लोगों की बात आती है। तो अवधि की बात हम लोगों ने, लेखांकन अवधि की बात अगर की जाती है तो 12 महीने की जो अवधि होती है उसे लेखांकन अवधि कहते हैं। अब द्विपक्षीय की बात करते हैं तो द्विपक्षीय की बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। तो व्यवसाय की कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। तो यहां से जो बात कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो है लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण अगर पूछा जाता है तो हो सकता है आप लोगों से लेखांकन समीकरण का एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। लेखांकन समीकरण बराबर अगर पूछा जाता है तो ये होता है कि संपत्ति बराबर, अगर लेखांकन समीकरण की बात करते हैं तो एसेट्स बराबर होता है, संपत्ति का मतलब होता है एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पूंजी प्लस दायित्व बराबर क्या होता है, तो पूंजी प्लस दायित्व बराबर होता है संपत्ति, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग समता भी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समता भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। और यहाँ पर जो पूंजी होती है वो दायित्व में इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट ही आप लोगों का इसी से संबंधित है। जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा ना, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, तो ये भी हम लोगों का इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो दो कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तीसरी जो बात आती है तो तीसरी बात जो है वो लिखी हुई है मुद्रा मापन की अवधारणा। अब मुद्रा मापन की अवधारणा की बात करते हैं तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, उन्हीं पुस्तकों का लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। मतलब यहाँ पर मुद्रा मापी अवधारणा ये कहती है कि जो पैसे संबंधी होती हैं बातें उन्हीं को लिखते हैं। जैसे रमेश ईमानदार है और रमेश को 10,000 का माल बेचा। तो इनमें जो है मुद्रा मापी अवधारणा कौन सी है, तो ईमानदार वाला तो हम लोग नहीं नाप सकते क्योंकि ईमानदार मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, तो इसीलिए इसको तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में यह कहा गया है कि 10,000 का माल बेचा है, तो इसीलिए हम लोग मुद्रा मापी अवधारणा ये कहती है कि जो मनी संबंधी बातें होती हैं, जो मनी संबंधी मापा जा सकता है उसी को हम लोग इसमें लिखते हैं, और जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो कि एक मैनेजर जो है वो बीमार हो गया है, तो इसको पुस्तकों में लिखेंगे तो आप कहेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये बातें नहीं लिखते हैं। दूसरी जो है, चौथा जो पॉइंट है वो है प्राप्ति की अवधारणा। अब प्राप्ति की अवधारणा जिसे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो यहाँ पर व्यापार की आय को मापने का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह क्योंकि ये जो है यहाँ पर आय को मापने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये प्राप्ति की अवधारणा के अंतर्गत बात की जाती है। व्यावसायिक क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामी की पूंजी में हुई वृद्धि को आय कहते हैं। मतलब कि स्वामी की अगर पूंजी में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो ये जो है प्राप्ति की अवधारणा में आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से कराए हैं तो प्रैक्टिस आप लोग वहां से कर लीजिए। मतलब कि वहां पर हम लोगों ने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है बिहार एस्टेट 2024, और वहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन ही है हम लोगों का। इनकम टैक्स में भी हम लोगों की क्लास 1 हो चुकी है, और इनकम टैक्स को अगर डिटेल में पढ़ना है तो 22 क्लासें पहले ही ऑलरेडी कराई हुई हैं, तो उनको आप लोग करिए। पूरी बिहार एस्टेट, मतलब कि हम लोग बिहार के बारे में, बिहार एस्टेट की अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे, और एस्टेट निकलने के बाद हम लोग टियर 3 की तैयारी भी करने वाले हैं। पहले फिलहाल हम लोगों का टारगेट है बिहार एस्टेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का निकले, क्वालिफाई हों बच्चे। नेक्स्ट है हम लोगों का पृथक इकाई की अवधारणा। अब पृथक इकाई की अवधारणा क्या कहती है, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बात आती है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारी व्यापार की स्थापना करता है। लेखांकन में व्यापार की पृथक इकाई की अवधारणा के दृष्टिकोण से व्यापार और व्यापारी और व्यापार दोनों का ही अलग अलग स्वतंत्र पृथक अस्तित्व होता है। मतलब कि यहाँ पर व्यापारी की बात अलग कही गई है, व्यापारी अलग होता है और व्यापार जो है वो अलग है। इसीलिए व्यापार क्या कहता है कि व्यापारी ने जो पैसा दिया है
किसमें? व्यापार में। उसे पूंजी कहते हैं, पूंजी मानता है व्यापार। और व्यापार इस पूंजी को कहाँ रखता है? तो इस पूंजी को वो दायित्व में रखता है, लायबिलिटी में रखता है, क्योंकि व्यापार ये कहता है कि हमें ये पैसा व्यापारी को या व्यापारी का पैसा है, इसको दायित्व है, इसीलिए इसको देना है। तो व्यापार इसको क्या मानता है? दायित्व मानता है। तो इसीलिए पृथक इकाई की अवधारणा यही कहती है। कौन से क्वेश्चन पूछा गया था कि पूंजी को दायित्व साइड में लिखना ये किस प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या कहती है? तो कोई ना कोई वस्तु की उसकी लागत होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको लागत मूल्य पर ही लिखा जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर। तो यहां पर यह बात आती है कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। तो इस अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में संपत्तियों को उन्हें अर्जन करने, मतलब कि अर्जन का मतलब होता है उन्हें जितने में हमने प्राप्त किया है, अर्जन करने हेतु चुकाए गए मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन्हें पुस्तकों में, जो पुस्तकें में हम लोगों ने लिखी हुई हैं, संपत्तियां का मतलब एसेट्स लिखी हुई हैं, उनको हम लोग किस मूल्य पर दिखाते हैं? लागत मूल्य पर, ना कि हम लोग बाजार मूल्य पर दिखाते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य पर दिखाने से जो जानकारी होती है वो गलत साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए चाहे बाद में चलकर बाजार में कमी हो, बाजार मूल्य में कमी हो या फिर वृद्धि हो, हम लोग किस मूल्य पर दिखाते हैं? उन्हें लागत मूल्य पर दिखाते हैं। तो ये बात भी पूछी गई थी कि संपत्तियों को किस मूल्य पर दिखाया जाता है? तो लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। और ये कौन सी अवधारणा की बात करता है? तो ये लागत अवधारणा की बात करता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि चालू व्यापार की अवधारणा। अब चालू व्यापार की अवधारणा कहती है कि गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहा गया है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यापार अनंत जीवन तक चलता रहेगा। इस गतिविधि भविष्य में चलती रहेगी, मतलब इसकी गतिविधियां भविष्य में चलती रहेंगी जब तक कि व्यापार का समापन या दिवालिया ना हो जाए। मतलब इस अवधारणा में ये कहा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापार चालू, मतलब कि व्यापार जो है चालू अवधारणा, चालू व्यापार की अवधारणा क्या कहती है? कि व्यापार दीर्घकाल तक चलेगा, व्यापार अनिश्चित काल तक चलेगा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चालू व्यापार की अवधारणा में व्यापार जो है वो चलेगा, दीर्घ काल तक चलेगा, अल्प काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। तो इस प्रकार से मतलब कि पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि चालू व्यापार की अवधारणा से। एक यहां से और नेक्स्ट अवधारणा की बात करते हैं कि लेखांकन संतुलन अवधारणा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यापार का जो संपत्ति है, व्यापार के स्वामी की संपत्तियों को क्रय करने के लिए कोष की व्यवस्था करता है। इस कारण व्यापार के स्वामित्व की संपत्तियां निश्चित रूप से व्यापार के स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोष के बराबर होती हैं, जिसे तकनीकी भाषा में समता कहते हैं। ठीक है, और ये लेखांकन समता संतुलन अवधारणा के अंतर्गत आता है। जो अवधारणाएं मोस्ट हैं उनको आप याद रखिए कि एक ये आपकी, एक सेकंड, एक ये आपकी इम्पोस्ट, मतलब कि मोस्ट में आप लोगों की ये आ जाती है महत्वपूर्ण में। ठीक है, और ये आप लोगों की एक ये IMP में आ जाती है। एक है रूढ़िवादी अवधारणा, इसको भी आप लोग मोस्ट कर लीजिए। पृथक वाली भी आ जाती है, मतलब एक तरीके से सभी मान लीजिए आप लोग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, मतलब कि हर एक अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं कुछ पूछ लिया, कहीं कुछ पूछ लिया है। ठीक उसी प्रकार से जो लास्ट अवधारणा की बात करते हैं तो एक और अवधारणा है उपार्जन अवधारणा। तो उसको भी जब हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि जब क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आप लोगों को वहां पर ये बात बता दी थी कि इस अवधारणा के अनुसार पृथक रूप व्यापार का स्वामी अपनी पूंजी नगद या वस्तु के रूप में या अंशतः नगद या अंशतः पूंजी का अभिलेखन किया जाता है, वस्तु के रूप में देता है। मतलब कि यहाँ पर पूंजी की अवधारणा का ये मतलब है कि जो व्यापार का जो स्वामी है उसने या तो नगद रूप में पूंजी दी होगी, नगद रूप में दे सकता है, हो सकता है कि कुछ हिस्सा नगद में दे दिया हो और कुछ हिस्सा उसने वस्तु के रूप में दे दिया हो। तो ये पूंजी की अवधारणा की बात की जाती है कि पूंजी मतलब कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये बातें जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता दी हैं। और एक और अवधारणा है उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर हम लोगों ने ये अवधारणाओं की बात की थी। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने, भले ही थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन हम लोगों ने एक एक अवधारणा को अच्छी तरीके से समझा। लेखांकन अवधारणा, ठीक है, द्विपक्षीय अवधारणा, मुद्रामापी अवधारणा, प्राप्ति की अवधारणा, पृथक इकाई की अवधारणा, लागत अवधारणा, चालू व्यापार की अवधारणा, लेखांकन संतुलन अवधारणा और
पूंजी अवधारणा और उपार्जन अवधारणा, ये सारी अवधारणाएं मैंने कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो बता दिए हैं। परंपराएं आप लोगों को पता है कि रूढ़िवादी परंपरा क्या होती है, और परंपराएं की मतलब कि 4 प्रकार की परंपराएं होती हैं कि सभी संभावित हानियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। तो ये सभी बातें मैंने पहले ही बता दी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को MCQ जब कराए थे, प्रैक्टिस कराई थी, तो वहां पर मैंने परंपराएं भी कराई थी कि संभावित हानियों के लिए मतलब कि लाभों की आशा ना करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें, ठीक है। प्रकटीकरण की अवधारणा, प्रकटीकरण जो बताया था वो भी बताया था। ये सभी बातें मैंने बताई हुई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पर लेखांकन जो प्रक्रिया है इसके बारे में देख लेते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये मालूम हो, ठीक है। लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन चक्र अकाउंटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखा विधि की प्रक्रिया को लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। प्रथम चरण में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रथम चरण में हो सकता है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करना, ये कौन सा चरण है। व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना, ये कौन सा चरण है। तो इस प्रकार से ये बताना है आप लोगों को। और मान लो इसमें पूछा जाता है कि बीजक बनाना, ये कौन सा चरण है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। प्रमाणन करना, ये कौन सा चरण है। तो चलो एक एक करके इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में लिखा हुआ है कि सबसे पहला चरण जो लिखा हुआ है कि व्यवहारों की पहचान करना, कि फर्स्ट स्टेज आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक संव्यवहारों का लेखा जोखा पुस्तकों में किया जाता है। मतलब कि जो व्यवसाय मुद्रा रूपी जो लेन देन होते हैं उनका हम लोग पहचानते हैं और उनको पुस्तकों में लिखते हैं, ठीक है। इन व्यवहारों का प्रमाणन करना, प्रलेख मतलब कि प्रलेख प्रमाणन को भी बताएंगे, रहना अनिवार्य है। मतलब कि इनका जो है वाउचर्स, जो हम लोगों ने जो अकाउंटिंग की हुई है, मान लो जर्नल किया हुआ है, इनका प्रतीक का हम लोगों का प्रमाणन होना चाहिए। जैसे हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो एक इस प्रकार की हम लोग एक स्लिप भरते हैं, बड़ी सी एक स्लिप होती है, तो हम लोग इस प्रकार की स्लिप को भरते हैं। तो ये हम लोगों की जो होती है, जो ग्राहक प्रति होती है, और ये होती है जो बैंक की होती है, जो बैंक रसीद होती है। तो बैंक मतलब हम लोग इसमें भी मतलब खाता नंबर भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, अमाउंट भरेंगे, इसमें जो नोट हैं उनको भरेंगे, चेक है तो चेक को भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी ये सभी बातें भरेंगे। अब ग्राहक में जब काउंटर पर जमा करेंगे तो ग्राहक जो मतलब कि जो अधिकारी है या जो कैशियर है वो हम लोगों से इस प्रति को रख लेगा और इस प्रति को जो है वो हमको दे देता है। तो ये ग्राहक प्रति है। और जो ग्राहक प्रति मतलब कि इसको बैंक ने क्या किया कि बैंक ने मेरे खाते में इतने रुपए जमा किए, ये इसका प्रमाणन है, ये इसका क्या है, प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होता है, प्रमाणन का मतलब होता है प्रमाण, वाउचर। इस वाउचर को रख लिया है, बैंक इनको सेव करके रखती है कि वर्तमान में अगर कोई दिक्कत आती है, भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो इन वाउचरों का प्रयोग करती है। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी इसी प्रकार के वाउचर रखे जाते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो प्रमाणन का मतलब होता है यहाँ पर वाउचर। वाउचर होते कौन से हैं, एक होता है, इनको वाउचर को भी बताएंगे आप लोगों को। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं ना बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे बताऊंगा जैसे पेड बैच में पढ़ाते हैं। प्रमाणन का मतलब वाउचर डॉक्यूमेंट होता है, रहना अनिवार्य है। यह प्रमाणन प्रलेख, बिल, बीजक, नगद रसीद आदि होते हैं। ये जो प्रमाणन होते हैं, ये जो बिल होते हैं, ये जो बीजक होते हैं, ये नगद रसीद होती हैं। तो ये इनको मतलब प्रमाणन के ये प्रकार हैं। जब पढ़ाएंगे तो ये सभी पढ़ाएंगे। नगद रसीद क्या होती है, कैश जो क्रेडिट होता है, इनको सभी को बताएंगे। क्रेडिट नोट क्या होता है, कैश डेबिट नोट क्या होता है, हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता हो, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलो प्रथम चरण तो मैंने आप लोगों का बता दिया है। द्वितीय चरण की बात करते हैं कि मान लो हम लोगों ने वाउचर बना लिए और वाउचर से पोस्टिंग कर दी है। मतलब कि वाउचर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा ये प्रलेख है, ये पैसे संबंधी है। तो हमने क्या किया कि उसका प्रमाण करके ओके मतलब प्रमाण है हमारे पास, तो हमने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुस्तकों में इसको लिखेंगे। सबके दूसरा चरण होता है कि व्यावसायिक संव्यवहारों की प्रकृति पहचान कर लेने के बाद इन्हें लेखांकन के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखा पुस्तकों में किया जाता है।
नियमों और सिद्धांतों के अनुसार सिद्धांत कौन से होते हैं वो भी बताए हैं, और नियमों मतलब कि नियम कौन से होते हैं, जैसे कि वास्तविक खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, अवास्तविक खाता होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के बहुत से नियम होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। छोटे व्यापारी इन व्यवहारों को किस में लिखते हैं, रोजनामचा में लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और बड़े व्यापारी इसके लिए क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जिसे हम लोग सहायक वहियां कहते हैं। सहायक वहियां जो होती हैं, जैसे कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, ठीक उसी प्रकार से सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ये सभी क्या कह जाती हैं, सब्सिडरी बुक होती हैं। कुछ व्यापारी, छोटे व्यापारी क्या बनाते हैं, जो रोजनामचा बनाते हैं। और जब बड़े व्यापारी होते हैं तो उनके लिए रोजनामचा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मान लो पहले रोजनामचा करें फिर उनको खाता बही करें तो ये काम कठिन हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि प्रत्येक के लिए अलग अलग बुक बनाते हैं, तो इसको सब्सिडरी बुक में लिखते हैं। आधुनिक समय में व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर में हम लोग बहुत से जो सॉफ्टवेयर हैं उनका प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि टैली का प्रयोग करते हैं, बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेखांकन में, हम लोग जो लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग है उसको भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तृतीय चरण, द्वितीय 2 चरण हम लोगों ने कर लिए। पहला चरण है आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों का है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन की। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है हम लोगों का तृतीय जो चरण है वो है हम लोगों का थर्ड स्टेज है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। लेखांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण पूरा करने के बाद या पूरा हो जाने के बाद सम व्यवहारों को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करके तदनुरूप खाते मतलब कि अकाउंट बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर कैश संबंधी काम है तो हम लोग कैश बुक में डाल देते हैं, कैश अकाउंट में डाल देते हैं, कैश अगर नगद में किया गया है, मान लो हम लोगों का परचेज संबंधी जो परचेज बुक में लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग खाता बनाया जाता है, जैसे क्रय खाता बनाते हैं, विक्रय खाता बनाते हैं, मजदूरी खाता बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति का अलग अलग हम लोग अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग खाता आदि बनाते हैं। वर्गीकृत खाता वही कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम स्टेज में हम लोगों ने क्या किया है कि प्रथम स्टेज में बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जर्नल, ठीक है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स उसी में आ जाती हैं। और तृतीय जो चरण होता है वो है हम लोगों का क्लासिफिकेशन, और जो है हम लोग इसमें लेजर की बात करते हैं, खाता बही की बात यहाँ पर हम लोग तृतीय चरण में हम लोग करते हैं। वर्गीकृत करना तो ये भी हम लोगों का होता है। चतुर्थ चरण मतलब कि जो चौथा चरण है, फोर्थ स्टेज की बात करते हैं तो व्यावसायिक संव्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेखांकन वही की समाप्ति के बाद खाता वही में उल्लेखित खातों के शेषों के आधार पर तलपट बनाया जाता है। अब पूछा जाता है कि तलपट जो है वो किसके लिए बनाते हैं, तो तलपट जो है वो अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों तलपट क्या है, तो तलपट जो है वो अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। तलपट बनाने के क्रम में अशुद्धियों का सुधार, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ एरर, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। रिफ्लेक्शन और एरर का पहले ही 22 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। कौन सी क्षतिपूर्तियाँ होती हैं, कितने प्रकार की क्षतिपूर्तियाँ होती हैं, कौन सी क्षतिपूर्तियाँ तलपट पर प्रभावित करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात हम लोग क्या करते हैं, तलपट बनाने के बाद हम लोग समायोजन प्रविष्टि सहित के आधार पर वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्थिति विवरण जैसे बैलेंस शीट कहते हैं। स्थिति विवरण के दोनों पक्षों का मिल जाना यह प्रमाणित करता है कि लेखांकन जो प्रक्रिया के सभी चरण दोष रहित हैं। तो ये बात, और लास्ट जो स्टेज है वो स्टेज है हम लोगों का पांचवा जो चरण है वो है हम लोगों का व्यावसायिक संव्यवहारों का विश्लेषण और निर्वचन करना। मतलब कि एक दूसरे से कंपैरिजन करना कि पिछली साल हमने कितना कमाया, इस साल हमने कितना कमाया। ये है व्यावसायिक व्यवहारों का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेखांकन वर्ष के सभी व्यावसायिक संव्यवहारों का सारांश वित्तीय विवरणों में आ जाता है। प्रबंधक मंडल प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए
वित्तीय विवरण में सटीक और संक्षिप्त सूचना चाहता है। प्रबंधकीय लेखा विधि जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं कि वित्तीय विवरणों के आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रभाव विवरण, रोकड़ प्रभाव विवरण आदि तकनीकी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोष प्रभाव को कहते हैं, अनुपात विश्लेषण को कहते हैं रेशियो एनालिसिस, कोष प्रभाव विवरण को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और रोकड़ प्रभाव को कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 5वां चरण है। अगर हम लोग बात करते हैं एक एक चरण की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया है कि व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करना। दूसरा जो है उसमें क्या है, व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आ जाता है जर्नल या फिर हम लोगों का सहायक वहियां बनाना, ये दूसरा चरण है। तीसरा जो चरण है, जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जर्नल के बाद हम लोग करते हैं खाता बही, जिसे हम लोग कहते हैं वर्गीकृत करना, इसी को कहते हैं। और इसको कहते हैं अभिलेखन मतलब कि रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। और चौथा जो चरण है वो है हम लोगों का खाता बही के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं। और वित्तीय विवरण को कहते हैं सारांशीकृत करना। और जो पांचवा जो चरण है वो है हम लोगों का, जैसे हम लोगों का व्यावसायिक व्यवहारों का विश्लेषण करना, व्यावसायिक व्यवहारों का विश्लेषण करना। अब जर्नल के बारे में मालूम होगा, सहायक वहियां होगी, लेकिन थ्योरी में हम सभी समझाएंगे आप लोगों को। जर्नल करना कैसे होता है, हो सकता है अगर नहीं आता है तो हम वो भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग अकाउंटिंग से हैं तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी, ये पूरी मुझे उम्मीद है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन जो प्रक्रिया है, लेखांकन प्रक्रिया के उपरयुक्त जो 5 चरणों में प्रथम 3 जो चरण हैं वो पुस्तपालन से संबंधित हैं। मतलब यहाँ तक की जो बात की जाती है, यहाँ तक की हम लोग बात करते हैं तो ये पुस्तपालन से संबंधित है, वो कीपिंग से संबंधित है। और जो नेक्स्ट के जो चरण है वो अकाउंटिंग से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अकाउंटिंग से संबंधित है कि प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। और चतुर्थ चरण वित्तीय लेखांकन से है और पंचम चरण हम लोगों का प्रबंधकीय लेखांकन से है। इसको हम लोगों ने, जो चतुर्थ चरण है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित है और जो पंचम चरण है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने इतनी डिटेल में, मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आप लोगों को, मैंने पूरी डिटेल बता दी, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो अभी तक हमने कितनी बातों की बात कर ली है कि अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को लेखांकन के 5 चरणों के बारे में बताया है कि वो 5 चरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला चरण होता है कि आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम लोगों का क्लासिफिकेशन, और फिर हम लोगों का फाइनेंशियल जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समराइजेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन। और लास्ट को कहते हैं हम लोग, और लास्ट वाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो लास्ट वाली में हम लोग कहते हैं कि व्यावसायिक व्यवहारों का निर्गमन, जिसे कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में डिटेल में सभी की, मतलब कि मैंने जो बातें की हुई हैं वो पूरी डिटेल में बताई हुई हैं। इससे ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मतलब इससे ऊपर सरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इतनी डिटेल में क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए, और पूछा भी जाता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे की हम लोग बात करने वाले हैं कि लेखांकन प्रणाली के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। जो बातें कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जो आप लोगों को मानते हैं कि आप लोगों को ये बातें कॉमन है, सभी को मालूम होती हैं, लेकिन हम फिर भी बताते हैं, जिससे तैयारी सभी की अच्छी तरीके से हो जाए और एक ही बार में तैयारी हो जाए। मान लो मैंने कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया और कुछ छोड़ दिया, तो आप लोगों का एक दिमाग में ये रहेगा कि अभी कुछ अधूरा है, और जब हम पूरा पढ़ा देंगे तो हो सकता है आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ अधूरा है, पूरा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला जो आवश्यक लक्षण की बात करते हैं या गुण की बात करते हैं, तो पहला लिखा हुआ है कि निश्चित सिद्धांत एवं नियम। तो लेखांकन जो प्रणाली है इसमें निश्चित जो सिद्धांत हैं और नियम हैं कि
प्रिंसिपल एंड रूल्स, इसमें जो निश्चित जो है वो सिद्धांत भी है और नियम भी है। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक लेखांकन प्रणाली में जो गुण होने चाहिए तो ऐसा नियम होना चाहिए, मतलब कि जो निश्चित होना चाहिए। मान लो आज कुछ नियम है और कल कुछ नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आदर्श लेखांकन प्रणाली के निश्चित सिद्धांत और नियम होने चाहिए, मतलब कि निश्चित सिद्धांत और नियम होने चाहिए। निश्चित सिद्धांत और नियमों के रहने से लिखा हुआ है, रहने से खातों को रखने में सुविधा होती है। निश्चित सिद्धांत और नियमों के रहने से खातों को रखने में सुविधा होती है। दूसरा जो तत्व लिखा हुआ है, दूसरा जो लक्षण लिखा हुआ है, सारता एवं स्पष्टता। सारता का मतलब होता है यहाँ पर सिंपलिटी, मतलब कि सभी को समझ में आना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो लेखांकन प्रणाली में कैसा होना चाहिए गुण? सारता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखांकन के जो सिद्धांत हैं और नियम हैं वो सारता और स्पष्ट होने चाहिए। सुस्पष्ट की बात करते हैं हम लोग, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सरलता पूर्वक उनका अनुसरण कर सके, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो उसको आराम से समझ सके। कि अब मान लो कि इस प्रकार से हम लोग हैंड राइटिंग लिखेंगे कि हम लोगों को इस प्रकार से हैंड राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े, इस प्रकार से नहीं रखनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से लिखना चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लेखांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? सारता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को तो समझ में आ गया, एक को समझ में आया ही नहीं। लोचशीलता होनी चाहिए उसमें, मतलब कि उसमें हम समय समय पर परिवर्तन कर सकें। अब ये नहीं है कि एक जो मतलब कि हमने सिस्टम बना लिया है अब यही रहेगा, ये चेंज ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब दूसरा लिखा हुआ है, तो तीसरा जो गुण है, लक्षण है, वो लिखा हुआ है कि व्यापार में विकास की प्रवृत्ति रहने पर तदनुरूप लेखांकन की प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है। इस कारण यह प्रणाली लोचशील होनी चाहिए। इस प्रकार यह प्रणाली लोचशील कैसी होनी चाहिए? लोचशील होनी चाहिए, जिससे कि समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शुद्धता होनी चाहिए। अब शुद्धता की बात यहाँ पर अगर करते हैं तो शुद्धता की मतलब एक्यूरेसी की बात करते हैं और कंप्लीटनेस की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि एक आदर्श लेखांकन प्रणाली शुद्ध और पूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि इससे प्राप्त आर्थिक और वित्तीय परिणाम भी शुद्ध रहें। मतलब कि जो लेखांकन प्रणाली है उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जब लेखांकन प्रणाली में ही त्रुटि रहेगी तो सीधी सी बात ये है कि जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो भी त्रुटिपूर्ण होगी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि शुद्धता और पूर्णता होनी चाहिए कोई भी लेखांकन प्रणाली में। एक आदर्श लेखांकन प्रणाली के हम लोग गुण पढ़ रहे हैं और हो सकता है क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि लेखांकन प्रणाली के इनमें से गुण कौन कौन से हैं, और मान लो कि उनमें से हमने ए बी सी ऐसे करके दे दिया और उपरोक्त सभी ऑप्शन दे दिया, या फिर उसमें से ऐसा एक गुण दे दिया जो नहीं होता है। तो जब आप समझ के जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे कि लोचशीलता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सारता होनी चाहिए, ये सभी जो है अनुकूलता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनुकूलता होनी चाहिए। व्यापार के आकार, प्रकार और प्रकृति के अनुरूप लेखांकन की प्रणाली होनी चाहिए। मतलब कि लेखांकन की जो प्रणाली है वो व्यापार के आकार, प्रकार और प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए। नेचर उसका जो व्यापार का जो प्रकार है, आकार है, किस प्रकार का व्यापार है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, उसी हिसाब से जो लेखांकन प्रणाली है वो भी होनी चाहिए। इन दोनों के मध्य सामंजस्य रहने पर खाते व्यापार की सही स्थिति बताते हैं। तो पहला जो अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले जो है लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन प्रणाली में क्या होनी चाहिए कि निश्चित नियम होने चाहिए, निश्चित नियम होनी चाहिए। दूसरा जो लिखा हुआ है कि दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि सारता होनी चाहिए, सारता का गुण होना चाहिए, एवं सारता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है लोचशीलता होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए,
लोचशीलता होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, शुद्धता पूर्णता होनी चाहिए। इस प्रकार से मतलब अलग अलग भी मिल सकते हैं, ठीक है। अनुकूलता होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, मतलब कि फेवरेबल में होना चाहिए। जो प्रकार है उसकी मतलब कि फेवरेबल में होना चाहिए, अनफेवरेबल में नहीं होना चाहिए। अनुकूलता होनी चाहिए, ठीक है। और जो तत्व की बात करते हैं तो बस हम लोगों ने ये जो व्यापार के जो लेखांकन के जो तत्व हैं वो मैंने पूरे के पूरे आप लोगों को बता दिए हैं। और जो आते भी होंगे, मान लो अगर समझ गए हम लोग एक बार, तो हम लोगों को अगर यहाँ से अगर बाहर भी कुछ आते हैं तो उसमें जो है आप लोग आराम से समझ सकते हैं। और ये जो तत्व की बात करते हैं कोई भी नहीं बताता है, लेकिन हमने फिर भी आप लोगों को मुझे बताना है तो बताना है। मुझे आप लोगों की तैयारी अच्छी करानी है तो बस करानी है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले निश्चित नियम होने चाहिए, सारता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। ये सभी तत्व इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और हिंदी में भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लेखांकन के उपयोगकर्ता। अब लेखांकन के जो उपयोगकर्ता हैं, तो लेखांकन जो अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जैसे मान लो कि लेखा लिखते हैं, मतलब अकाउंटिंग करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं, उसका उपयोग कौन करेगा, उसका उपयोग कौन करेगा, तो यही होता है उपयोगकर्ता। उसका यूज कौन करेगा, तो उसी को कहते हैं उपयोगकर्ता। मान लो हमने आप लोगों के लिए घर में कोई सामान लाए, तो उसका कौन यूज करेगा, कोई ना कोई तो रहता होगा, वही यूज करेगा उसका। तो इसी को कहते हैं उपयोगकर्ता, उसी को क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता। अब लेखांकन अगर हमने मान लो कि हमने जर्नल किया है, हमने खाता बही बनाई है, हमने बैलेंस शीट बनाई है, तो ये किसके लिए बनाई है, तो जिसके लिए बनाई है, जो इसको यूज करेगा, जो इसका उपयोग करेगा, उसी को कहते हैं उपयोगकर्ता, उसी को क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता। बात आती है कि उपयोगकर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोगकर्ता आप लोग याद रखिए कि लेखांकन में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स, मतलब कि इंटरनल यूजर उन्हें कहते हैं जो आंतरिक होते हैं। और एक होते हैं बाहरी उपयोगकर्ता। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंतरिक उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं इनमें से, और बाहरी उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं, या फिर इनमें से कौन से उपयोगकर्ता बाहरी नहीं है, या फिर आंतरिक उपयोगकर्ता इनमें से नहीं है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को तो ध्यान में रखना ही है कि लेखांकन के उपयोगकर्ता 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं हम लोगों के एक्सटर्नल। एक कहाँ है, एक्सटर्नल। चलो इनको एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि आंतरिक उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में 3 लोग होते हैं, और वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं, तो जो व्यापार के अंदर होते हैं, जो व्यापार से संबंधित होते हैं। तो व्यापार से संबंधित मेन व्यक्ति होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग स्वामी, जिसे हम लोग ओनर कहते हैं, ओनर या फिर प्रोपराइटर, ओनर कहते हैं। और जो व्यापार में पैसे लगाता है, जो व्यापार की देख रेख करता है, जिसके मस्तिष्क में आइडिया आया है इस व्यापार को करने का, उसे हम लोग व्यापारी कह सकते हैं। तो व्यापार का जो स्वामी होता है उसे द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस की बात करते हैं। तो आंतरिक उपयोग करता है, जो लेखांकन का उपयोग करेगा ना, अकाउंटिंग का यूज तो यही करेगा, स्वामी करेगा व्यापार का, बिल्कुल करेगा आप कहेंगे। तो ये किस प्रकार का उपयोग करता है, तो व्यापार का स्वामी आप कहेंगे, तो व्यापार का स्वामी आंतरिक उपयोग करता है। कैसा उपयोग करता है, तो आंतरिक उपयोग करता है। तो व्यापार का स्वामी कैसा है, आंतरिक उपयोग करता है, ठीक है। प्रबंधक जो है, जो मैनेजर है, वो व्यापार से इंटरनल संबंधी होता है। तो ये भी हम लोगों का किस प्रकार का उपयोग करता है। अब प्रबंधक क्या होता है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर नहीं है तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, हम वो भी बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी, हम जरूर बताएंगे। अगर नहीं है मालूम, पहली बात तो मालूम होगी सभी को। हम प्रबंधक की बात करते हैं, तो प्रबंधक जो कारोबार को देखता है, ठीक है, जो प्रबंधक का उच्च स्तर, मतलब कि सबसे उच्च अधिकारी होता है प्रबंधक, तो ये भी हम लोगों का आंतरिक उपयोग करता है। तो ये भी हम लोगों का आंतरिक उपयोग करता है। और कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय जो वर्क करता है वहां पर, वो भी हम लोगों का आंतरिक उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में कि बाहरी उपयोगकर्ता कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो लेनदार, लेनदार जिसे हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं, जो हम लोगों को मान लो सप्लायर,
मान लो सप्लाई करने वाला जो है वो लेनदार कहलाता है। मान लो उसने हमें उधार सप्लाई कर दी है, माल दे दिया है, तो वो हमसे, हम उसको, वो हमारा मतलब कि वो हम लोगों का लायबिलिटी है, हम लोगों का क्या है, दायित्व होगा। तो ये हम लोगों का जो बाहरी लोग होते हैं वो बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं, तो इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये भी यूज करेंगे अकाउंटिंग को, ये भी देखेंगे कि व्यापार में कितना इन्हें लॉस हुआ है, कितनी इनकी उधारी है, कितनी इनकी एसेट्स हैं, तभी तो लोग सप्लायर जो हैं तभी तो माल फेंकेंगे। ऋणदाता मतलब कि जो ऋण देता है उसे ऋणदाता कहते हैं। अब वो ऋणदाता कैसे ऋण देंगे, वो अकाउंटिंग को देख के देंगे, बैलेंस शीट को देख के देंगे, ठीक है। बैंक भी लोन देता है तो बैलेंस शीट को देख के देता है, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और भावी निदेशक जो हम लोगों को पैसे लगाने वाला होता है, आगे जो समय में कर प्राधिकारी जो बाहर की है, तो कर प्राधिकारी भी हम लोगों का बाहरी उपयोगकर्ता में आएगा, भावी निदेशक भी हम लोगों का बाहरी उपयोगकर्ता में। सब सिंपल सी बात, इसको याद रखिए कि सरकार भी हम लोगों का बाहरी में आएगी, वित्तीय विश्लेषण एवं वित्तीय सलाहकार भी हम लोगों का बाहरी में आएगा। सिर्फ आंतरिक में कौन कौन आते हैं, तो स्वामी हम लोगों का आंतरिक में आता है, प्रबंधक हम लोगों का आंतरिक में आता है, और कर्मचारी जो हैं वो आंतरिक में आते हैं। इन तीन को मिलाकर आंतरिक उपयोगकर्ता है, और जो बाकी के लोग बचते हैं वो सारे के सारे बाहरी उपयोगकर्ता हैं, और जो बाहर से संबंधित होते हैं वो बाहरी होते हैं। सरकार तो सीधी बिजनेस से संबंधित नहीं होती है, सरकार को हम लोग मतलब कि टैक्स देते हैं, समाज के प्रति भी कुछ दायित्व बनते हैं, तो इस प्रकार से सरकार हम लोगों की बाहरी उपयोगकर्ता में आती है, ठीक है। जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर्स हैं, वो भी हम लोगों के बाहरी उपयोगकर्ता में आएंगे। स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों के बाहरी उपयोगकर्ता में आते हैं। तो इतनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। सिर्फ आपको इसमें इतना याद रखना है कि लेखांकन के उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन से होते हैं और बाहरी उपयोगकर्ता में कौन से होते हैं, इतना याद रखना है बस। उसके बाद हम लोगों ने स्टेपों की बात की हुई है कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, और लेखांकन की जो अवधारणाएं होती हैं उनको मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो मतलब कि जो क्लास को मैंने पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लिख कर आप लोगों को पिछली क्लास में कराए थे, लेकिन यहाँ से करने से एक फ़ायदा होता है हम लोगों का कि समय बचता है, लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा जाता है। और पहले से ही लिखी हुई पीपीटी को हम लोग बनाएंगे और उनके वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकेंगे। देखो, बनाने को तो 1-2 घंटे बनाते रहो बैठे बैठे, लेकिन कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए, बच्चों को समझ में नहीं तो आना चाहिए, जो आप लोगों को बेनिफिशियल लगता है। तो इसीलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा अध्ययन की बात करते हैं, और सेल्फ स्टडी भी आप लोग करते रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा, सेल्फ स्टडी भी आप लोग करिए, ठीक है। मैराथन पर ध्यान मत दीजिए, मैराथन पर समय ज़्यादा जाता है, कंटेंट कम मिलता है। उतनी ही देर आप अपनी सेल्फ स्टडी करके देखिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं निकलता एग्जाम। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें एसपी एजुकेशन चैनल को। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।